वारियोव्किना केव ट्रेजेडी। सर्गेई कोज़िएव एक 37 साल का डैड और अल्टीमेट थ्रिल सीकर सोची, रशिया से था और लगभग 1 साल से वह वारियोव्किना केव से ऑब्सेस्ड था। यह दुनिया की सबसे गहरी केव है, जो 1.3 मील से भी ज्यादा डीप है। और भले ही सर्गेई ने सिर्फ 2 बार केविंग की थी पहले, पर इस केव की मिस्ट्री और चैलेंज ने उसे पूरी तरह सम्मोहित कर दिया था। यह केव इतनी कॉम्प्लेक्स और स्केरी है कि सिर्फ सबसे डेयरिंग लोग ही यहाँ जाने की सोचते हैं। सर्गेई के लिए यह सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा ही खास, एक तरह का पिलग्रिमेज। वोरोफ्किना केव एक ऐसी जगह थी जो अपनी खतरनाक और कॉम्प्लेक्स फीचर्स के लिए बदनाम थी। इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम था जो लगभग आधा मील यानी 800 मीटर तक फैला हुआ था, जिसमें पतले चट्टान के किनारे रोप से नीचे उतरने वाले पॉइंट्स और पानी से भरे पतले टनल्स थे। ये केव बहुत ध्यान सावधानी से प्लानिंग मांगती थी, वरना वहां घुसना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। प्रोफेशनल केवर्स जैसे रशियन पेरोवो स्पेलियो टीम, जो दुनिया के बहुत अनुभवी केव एक्सप्लोरर्स में से थे, उन्होंने भी कई दिन लगाए इस केव को उतरने और वापस चढ़ने में सेफली। वो टीम्स में काम करते थे, एक रिले सिस्टम के साथ जो सारा गियर और फूड एक टीम से दूसरी टीम तक ले जाता था। हर कदम सोची समझी योजना के साथ उठाया जाता था और हर संभावित खतरे का ध्यान रखा जाता था। सर्गेई ने केव के खतरों के बारे में सुना था, जिसमें एक जानलेवा बाढ़ भी शामिल थी, जो 2018 में आई थी और नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर रॉबी शोन के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान हुई थी। जब वे लोग गुफा के अंदर बहुत गहरे में थे, तो टीम ने अचानक दूर से आती हुई गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर डर गई, जो जल्दी ही एक ट्रेन के इंजन जैसी जोरदार गर्जना में बदल गई। बाढ़ ने केव में तेजी से अपना असर दिखाना शुरू किया और टीम को अपना कैंप छोड़कर ऊंची जगह की ओर भागना पड़ा। पानी ने वर्टिकल शाफ्ट को एक तेज गिरते हुए वाटरफॉल में बदल दिया। ठंडा पानी उन पर बरस रहा था और उसके तेज बहाव ने उन्हें लगभग डुबो ही दिया था। टीम ने मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन पूरा लोअर कैंप पानी में डूब गया। बस पीछे रह गया एक थरथराता हुआ, याद दिलाने वाला मंजर की प्रकृति की असली ताकत क्या है। लेकिन यह भयंकर हादसा सर्गेई को रोक नहीं सका, बल्कि इसने उसके अंदर आग जगा दी। उसने उनके एक्सप्लोरेशन की हर फोटो बार बार देखी, मैप्स के हर कोने कोने को डिटेल से स्टडी किया और हर रिपोर्ट में छिपी सारी जानकारी समझी। उसके लिए ये केव डरने की जगह नहीं थी, ये उसका जुनून, उसकी चुनौती और उसकी अगली मंजिल बन चुकी थी। सर्गे ने ठान लिया था कि वह वारियोव्किना केव का सामना अपने तरीके से करेगा। 1 नवंबर 2020 को सर्गे कॉकेसस माउंटेन्स के लिए रवाना हुआ, एक सोलो ट्रिप की योजना बनाते हुए। उसने अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को कहा कि वह एक पर्सनल जर्नी पर जा रहा है, जीवन का मतलब खोजने के लिए। उसने अपनी रियल डेस्टिनेशन का जिक्र नहीं किया और यह भी नहीं बताया कि वह वारियोव्किना की ओर जा रहा है। सर्गेई मानता था कि यह केव उसका था और उसने ठान लिया था कि वह इसे अकेले ही कॉन्कर करेगा। उसके फैमिली को कुछ भी पता नहीं था। केव की ट्रिप पहले से ही एक डेंजरस चैलेंज थी। सर्गेई ने घने जंगल से ढके पहाड़ों पर कई किलोमीटर हाइकिंग की ताकि वह केव के एंट्रेंस तक पहुंच सके। पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक था और मॉइस्चर की वजह से फिसलन भरा भी, लेकिन उसने संभल कर कदम बढ़ाए। नए क्रैम्पॉन्स और ट्रैकिंग पोल्स की मदद से सर्गेई धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। वारियोव्किना के विशाल एंट्रेंस तक पहुंचते ही वो रुका, गहरी सांस ली। उसके पास न कोई परमिट, न रेडियो और न ही कोई टीम साथ देने के लिए। वह पूरी तरह अकेला था, बस एक रोप, कुछ हिम्मत और वो प्लान जो उसने रातों रात यूट्यूब वीडियोस और ऑनलाइन फोरम्स देखकर तैयार किया था। फिर भी अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उसने रोप से खुद को बांधते हुए नीचे उतरना शुरू किया। पहला वर्टिकल ड्रॉप बहुत गहरा था और चारों तरफ बस सन्नाटा था। सर्गेई धीरे धीरे अंधेरे में उतर रहा था। उसकी हेडलैम्प की रोशनी कैव की दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। उसने अपने गियर्स वाटरप्रूफ बैग्स में नीचे उतारे और धीरे धीरे पृथ्वी की गहराइयों में आगे बढ़ता गया। उस रात सर्गेई 1000 फीट से भी अधिक गहराई में कैंप किया। उसने उसी बेस कैंप में स्टे किया जिसे पहले पेरोवो टीम इस्तेमाल कर चुकी थी। उसने सिंपल खाना खाने के बाद अपनी लोकेशन जर्नल में रिकॉर्ड की और अगले दिन के लिए तैयारी की। दूसरे दिन रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। सर्गेई ने ऊंचे नीचे और तंग रास्तों से होकर अपना रास्ता बनाया। चट्टानें उसके आसपास और करीब आती जा रही थीं और टेम्परेचर लगातार गिर रहा था। केव गहराई बढ़ने के साथ और ठंडी और ज्यादा शांत होती जा रही थी। आखिर वह एक और अंडरग्राउंड कैंप पहुंचा, पहले से ज्यादा डीप, कोल्ड और अकेला। पिछली टीम्स के छोड़े हुए फूड पैक्स अब भी वहीं पड़े थे और पुराने लॉग्स में उनके एक्सपीरियंसेस लिखे हुए मिले। सर्गेई ने पानी उबाला, खाना खाया और कैंप के जर्नल में आखिरी एंट्री लिखी, 3 नवंबर की तारीख के साथ। यही वो आखिरी बार था जब किसी ने सर्गेई के बारे में सुना। जब पेरोवो स्पिलियो टीम 6 नवंबर को दोबारा केव में लौटी, तो उन्हें तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वहां छेड़छाड़ के निशान थे, कुछ गियर इधर-उधर पड़े थे और मिट्टी में अनकन्फर्मेड प्रिंट्स दिख रहे थे। अब साफ था कि सर्गेई वहां आया था और वह और गहराई तक गया था। जैसे जैसे टीम नीचे उतरी, सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा। सर्गेई, जिसके पास न एक्सपीरियंस था न बैकअप, अपनी लिमिट से आगे बढ़ गया था, केव के उस हिस्से में जहां आज तक कोई नहीं गया था। ज्यादा देर नहीं लगी जब उन्होंने उसे खोज लिया। केव के नीचे एक फ्रीजिंग पूल के पास, जहां पानी रास्ते को रोक रहा था, सर्गेई की बॉडी मिली। वह एक शैलो पूल में मुंह के बल पड़ा था।
उसका हेडलैम्प हल्का चमक रहा था और अंधेरे में धीमी रोशनी फैला रहा। पास ही उसका कैमरा, कुछ गियर और एक प्लास्टिक कंटेनर था जिसमें उसके नोट्स रखे थे। उसने पूरे सफर के दौरान हर डिटेल लिखा था और उसकी आखिरी एंट्रीज से उसके मानसिक हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अथॉरिटीज मानते हैं कि शायद उसे लगा था कि वह केव के आखिरी चेंबर तक पहुंच चुका है। मोमेंट को यादगार बनाने की चाह में उसने शायद केव में थोड़ी देर के लिए स्विमिंग करने की कोशिश की। पानी बहुत ठंडा था और उसने जल्दी अपनी एनर्जी खो दी। बिना वेट सूट के पहले ही थकावट और डिहाइड्रेशन के साथ सरगेई शायद बेहोश हो गया। सिर में चोट को भी नकारा नहीं जा सकता और फ्रीजिंग तापमान ने उसे जल्दी ही मात दे दी। सरगेई कोज़ियव अकेले अंधेरे में वरियोवकिना केव की गहराई में मर गया। क्वेवा चिविस ट्रेजेडी। क्वेवा मेक्सिको के नॉर्थ वेस्ट ओहाका के पहाड़ों में बसी हुई एक जगह है जो समुद्र की सतह से 8,858 फीट ऊपर है। यह दुनिया की सबसे गहरी केव्स में से एक है। एक रहस्यमयी जगह जो हर साल दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस केव एक्सप्लोरर्स को अपनी तरफ बुलाती है। एलीट केवर्स हर साल यहां लौटते हैं, एक ऐसी ऑब्सेशन के साथ जो कभी खत्म नहीं होती। नई जगहों को डिस्कवर करने का जुनून, अपनी लिमिट्स को आखिरी हद तक पुश करने का थ्रिल और धरती की गहराइयों में छिपे अननोन रहस्यों को जानने की इच्छा। जिन लोगों ने इस केव के टनल्स का सामना किया है, उनके लिए यह जगह एक साथ खूबसूरत भी है और खतरनाक भी, जहां डेंजर और वंडर बराबर मौजूद हैं। फरवरी 1991 के आखिरी हफ्ते में 14 एक्सपर्ट केवर्स की एक टीम क्वेवा के एंट्रेंस पर पहुंची, एक ही मिशन के साथ, केव के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद पूल तक पहुंचना और वहां डाइव करना। ये कोई आसान काम नहीं था। केव की सबसे ज्यादा गहराई तक पहुंचने के लिए 115 वर्टिकल ड्रॉप से उतरना पड़ा और रास्ते में रोप्स लगानी पड़ी ताकि तीखे और खुरदरे चट्टानों से सुरक्षा मिल सके। रोप पर रिबलेज लगाए गए, यानी बीच बीच में एंकर पॉइंट्स, ताकि उतरते वक्त रोप तेज चट्टानों से न कटे। इन पॉइंट्स पर कैवर्स को हवा में ही अपना डिसेंट गियर डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना पड़ता था। यह काम पूरी तरह फोकस, प्रिसीजन और कोऑर्डिनेशन मांगता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकती थी। 25 फरवरी तक 6 केवर्स ने सक्सेसफुली कैंप 2 तक उतराई कर ली थी, जमीन से करीब 2,790 फीट नीचे। अगले कुछ दिनों में बाकी टीम के मेंबर्स भी बारी बारी से अंदर बाहर आते जाते रहे, ताकि नीचे काम कर रही टीम तक जरूरी गियर और सप्लाईज पहुंचाई जा सके। ये काम बहुत थका देने वाला था। हर कदम पर उन्हें फील होता था कि वे धरती के और डीप जाते जा रहे हैं, एक ऐसे डार्क वर्ल्ड में जहां डेंजर कहां से और कैसे आ जाए कुछ पता ना हो। एक मार्च को पीटर बॉस्टेड और पीटर हाबरलैंड फिर से केव में एंटर हुए, साथ में जेम्स ब्राउन, जो शोल्डर इंजरी से रिकवर कर रहा था, और क्रिस येगर, जो हाल ही में बीमारी से जूझ चुका था। वे बारी बारी से पेयर्स में गए ताकि केव के नैरो पैसेजेस में भीड़ न हो। येगर और हाबरलैंड आगे बढ़े, साकनुम्स वेल के घुमावदार और भीगे हुए पैसेजेस को नेविगेट करते हुए। जैसे ही वे और नीचे उतरे, केव और नैरो होती गई। एक पॉइंट पर येगर ने गलती से अपना रैपल रैक गिरा दिया, जो नीचे सेफली उतरने के लिए जरूरी गियर था। यह एक छोटी मिस्टेक थी जो किसी के साथ भी हो सकती थी, लेकिन क्वेवा जैसी जगह में छोटी मिस्टेक्स भी भारी कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती थीं। हैबरलैंड, जो हमेशा प्रोफेशनल रहता था, ने येगर को अपना रैक दिया और येगर ने उसे ले लिया। लेकिन माइनर एरर्स भी टीम को परेशान कर रहे थे। शाम तक दोनों कैंप 2 के करीब पहुंच गए। वे ड्राई पैसेजेस के बड़े नेटवर्क से होकर गए थे, लेकिन लैब्रिंथीन कॉरिडोर्स में थोड़ी देर के लिए रास्ता खो दिया। आखिर में उन्होंने आखिरी डीप सेक्शन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया, जो ईस्ट वैली में 2 पिच वाला स्लोप था। पहला हिस्सा 33 फुट गहरी ढलान वाला सेक्शन था, जो सीधे एक रेबेलाई पॉइंट तक जाता था, और दूसरा हिस्सा 75 फुट लंबा था, एक ऐसी सीधी खड़ी सुरंग जहां उतरते वक्त केवर्स पूरी तरह हवा में लटकते हैं। हेबरलैंड ने पहले उतरना शुरू किया और टेढ़े मेढ़े रास्ते को बेहद सावधानी और प्रिसिजन के साथ नेविगेट करते हुए, रिबेल एंकर जो काफी नीचे था, उसे पार करने के लिए रोप को फुट असेंडर से डीला करना पड़ा। धीरे धीरे उसने सेफली उस पॉइंट को पार किया। नीचे पहुंचते ही उसने यीगर को बताया कि आगे का रास्ता क्लियर है और उसे लीड करने के लिए कहा। तभी अचानक से एक रॉक गिरने की तेज आवाज आई। उसके ऊपर की तरफ तेज हवा का झोंका आया और फिर कुछ गिरने की एक और तेज आवाज सुनाई दी। हैबरलैंड ने याइगर को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने एज से नीचे झांक कर देखा तो शॉक रह गया। वहां खाई के बॉटम के शैलो पूल में यीगर पड़ा था, बिना किसी मूवमेंट के। उसकी बॉडी अजीब पोजीशन में मुड़ी हुई थी। एक लेग ऐसा ट्विस्टेड था कि जैसे उसे कभी मुड़ना नहीं चाहिए था। उसका हेलमेट टिल्ट था और उसके पैक ने उसकी बॉडी को पानी में दबा रखा था। हैबरलैंड ये सब देखकर डर गया, पर उसे पता था कि अब उसे आगे क्या करना है। उसने अपने आप को काल्म किया, क्योंकि पैनिक करने से सिचुएशन और भी खराब हो सकती थी। वह जल्दी ही नीचे उतरा और यीगर की कंडीशन केयरफुली चेक करने लगा। सबसे पहले उसने यीगर का हेड टर्न किया ताकि वह पानी में और ना डूबे और सांस ले सके, लेकिन यीगर ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। साफ था कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। हेबरलैंड ने सेकंड कैंप की तरफ तेजी से भागना शुरू किया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अपने दोस्त को कैसे बचाया जाए, और सिर्फ 15 मिनट में ही वह कैंप तक पहुंच गया। बॉस्टेड और ब्राउन कैंप में ही मौजूद थे। हेबरलैंड वहां पहुंचा और घबराते हुए पूरी घटना उन्हें बताई।
दोनों ने तुरंत अपने गियर उठाए और येगर की तरफ भागे। जब वे वहां पहुंचे तो नजारा बेहद डरावना था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, नाक से खून बह रहा था और उसका शरीर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। बॉस्टेड ने तुरंत पल्स चेक की, लेकिन वो बंद हो चुकी थी। उन्होंने यीगर को पानी से बाहर निकाला, स्लीपिंग बैग में लपेटा और सीपीआर देना शुरू किया। हर सांस जो उसके लंग्स में डाली गई, उससे एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने करीब 20 मिनट तक कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उसका शरीर फूलने लगा और जब फ्लैशलाइट की रोशनी उसकी आंखों पर मारी गई तो उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। थोड़ी ही देर बाद उसे डेड घोषित कर दिया गया। अलकरा माउंटेन ट्रेजेडी। अल असमक 36 साल का अल्तवाइथिर गांव से था, जो अलसा गवर्नर में स्थित है। उसने एक शनिवार की दोपहर माउंट अलकरा एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वह कोई प्रोफेशनल क्लाइंबर नहीं था, लेकिन उसे नेचर और फोटोग्राफी बहुत पसंद थे और अक्सर अपने एडवेंचर्स की फोटोज स्नैपचैट पर दोस्तों के साथ शेयर करता रहता था। माउंट अलकारा एरिया की सबसे ऊंची पीक्स में से नहीं थी, लेकिन ये अपनी खुरदरी सुंदरता, नुकीली चूना पत्थर की चट्टानों, तंग पहाड़ी किनारों और अचानक गहरे क्रैक्स के लिए जानी जाती थी। ये ड्रामेटिक पिक्चर्स लेने के लिए परफेक्ट जगह थी, लेकिन साथ ही यहाँ हिडन डेंजर्स भी थे। उस दिन मौसम साफ था और हवा भी नहीं चल रही थी। आमन अकेले ही निकल पड़ा, जीमा समिट के करीब पहुंचने के लिए, जो होफुफ से लगभग 15 किलोमीटर ईस्ट में था। उसने तेज और नुकीले रॉक्स पर ध्यान से कदम रखा, बोल्डर्स के बीच जंप करते हुए और उबड़-खाबड़ रास्ते को नेविगेट करते हुए। जैसे-जैसे वह ऊपर चढ़ता जा रहा था, रास्ता और भी खतरनाक होता जा रहा था। पत्थरों के बीच गहरे और पतले क्रैक्स रास्ते को काट रहे थे। कुछ बस कुछ ही इंच चौड़े थे और कुछ कई फीट गहरे भी थे। शाम के समय ईमन ने अपना फोन निकाला और अपने किसी रिलेटिव को कॉल किया। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। उसने कहा कि वह कहीं फंस गया है, लेकिन क्लियरली बता नहीं सका कि कहाँ। और जैसे ही वह और इन्फॉर्मेशन देने वाला था, तभी कॉल अचानक कट गया। उसके बाद उससे संपर्क करने की हर कोशिश नाकाम रही। कुछ देर तक उसका फोन बजता रहा, लेकिन फिर पूरी तरह से शांत हो गया। जब ईमोन उस रात घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने अथॉरिटीज को सूचना दी। सिविल डिफेंस टीम्स और दर्जनों वॉलंटियर्स ने अंधेरे में पहाड़ पर ईमन की तलाश शुरू की। उन्होंने फ्लैशलाइट्स और लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल किया, ये उम्मीद करते हुए कि अगर ईमन जिंदा है तो वो उनकी आवाज सुन लेगा। घंटों की तलाश एक पूरे दिन में बदल गई, लेकिन उन्हें ईमन का कोई भी साइन नहीं मिला। फिर अचानक संडे दोपहर में एक वॉलंटियर ने 2 लाइमस्टोन स्लैब्स के बीच एक गहरी दरार के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। ये एक स्मार्टफोन था, जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी, फिर भी इसे पहचाना जा सकता था। उसके पास ही पत्थरों के बीच दरार में ईमन की बॉडी फंसी हुई थी। वह एक बेहद पतली दरार में गिर गया था, इतनी नैरो कि बस एक ही इंसान उसमें अंदर जा सकता था। वह सीधा फंसा हुआ था, उसके हाथ साइड्स में चिपके हुए थे और चेस्ट पत्थर की दीवारों से दबी हुई थी। दबाव इतना था कि उसकी सांसें रुक गई थीं और ग्रेविटी की वजह से खून उसके शरीर के निचले हिस्सों में चला गया था, जिससे उसकी बॉडी सूजने लगी थी और डेजर्ट की तेज गर्मी की वजह से ये सूजन और बढ़ती जा रही थी। जब रेस्क्यूअर्स पहली बार वहां पहुंचे तो कुछ उम्मीद थी कि शायद वह अभी भी जिंदा हो, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि ईमन अब इस दुनिया में नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। शायद इसी पोजीशन में इतने समय तक फंसे रहने की वजह से उसकी हालत और बिगड़ गई। उसके आखिरी फोन कॉल के कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो गई थी। अगले 2 दिनों तक रेस्क्यू टीम ने बहुत धीरे-धीरे काम किया, पत्थर को तोड़ते हुए। स्पेशल कटिंग टूल्स लाए गए, लेकिन क्रैक इतना नैरो था कि साधारण मूवमेंट्स करना भी मुश्किल था और हर कोशिश के साथ डर था कि स्थिति और भी बिगड़ सकती है। आखिरकार लगभग 3 दिन की मेहनत के बाद मंगलवार की शाम को उन्होंने ईमन की बॉडी माउंटेन से बाहर निकाली। एबी केव्स ट्रेजेडी। 9 मई 2023 को कुछ स्टूडेंट्स एबी केव्स गए, जो वंगरई, नॉर्थलैंड, न्यूजीलैंड के आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड हैं। ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है एडवेंचरर्स और स्कूल ग्रुप्स के लिए, क्योंकि यहाँ वे अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस और खूबसूरत लाइमस्टोन पैसेजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन केव्स में ऑर्गन केव, मिडल केव और आईवी केव शामिल हैं, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी रिस्की भी हैं। ये केव्स ज़्यादातर अनरेगुलेटेड हैं और हैवी रेनफॉल के दौरान इनमें तेज़ बारिश से फ्लड भी आ सकती है, जिससे इनएक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर्स के लिए खतरा बढ़ जाता है। पूरे हफ्ते मौसम बदलता रहा। नॉर्थलैंड में भारी तूफानी बारिश की वार्निंग जारी की गई थी और दिन में भारी बारिश होने की भी संभावना थी। इसके बावजूद 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स की एक टीम ने केविंग ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट की थी 8 मई को और बिना किसी परेशानी के बाहर निकल आए थे। इसे देखकर वंगरी बॉयज हाई स्कूल ने अगले ग्रुप का ट्रिप ऑर्गन केव के लिए प्लान करने का फैसला किया। ट्रिप से एक दिन पहले कुछ पेरेंट्स थोड़ा चिंतित हुए और एक पेरेंट ने स्कूल को ईमेल करके पूछा कि क्या ट्रिप अब भी हो रही है। कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चे को घर पर ही रोक लिया। कर्नान की मां अलीशा टोकी को भी यही चिंता थी। उन्होंने स्कूल को एक ईमेल भेजकर पूछा कि क्या केव्स जाना सेफ रहेगा। स्कूल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ट्रिप कैंसिल नहीं होगी और वे वेदर पर नजर रख रहे हैं। उनका प्लान था कि हैवी रेन दोपहर 3 बजे के आसपास आएगी, लेकिन बच्चे 1 बजकर 30 मिनट तक केव से बाहर आ जाएंगे। 9 मई की सुबह स्कूल ने दोबारा वेदर चेक किया। रेडार पर कैपरा के ऊपर एक स्टॉर्म दिख रहा था, लेकिन वंगरई के लिए कोई नया वार्निंग जारी नहीं हुआ था, इसलिए ट्रिप जारी रखने का फैसला किया गया।
बस इतना बदला कि इस बार सिर्फ ऑर्गन केव एक्सप्लोर की जाएगी। सुबह 9 बजे 17 स्टूडेंट्स, एक टीचर और एक सुपरवाइजर एबी केव्स पहुंच चुके थे। बारिश हल्की थी, इसलिए सबने अपने ओवरऑल्स, हेलमेट्स, हेडलैम्प्स और गमबूट्स पहन लिए और अपने फोन्स वैन में ही छोड़ दिए क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं था। करीब 30 मिनट बाद वे सब ऑर्गन केव में एंटर हुए, लेकिन बाहर हालात तेजी से बदलने लगे। वांगरई पर अब तेज बारिश बरस रही थी और आसमान काले बादलों से भर गया था। सड़कों और रास्तों पर पानी बहने लगा और नदियों का पानी बढ़ने लगा। कर्नान के पिता एंड्रे पीटर अपने घर से ये सब देख रहे थे। उनका बैकयार्ड एक छोटे तालाब में बदल चुका था। छोटे छोटे पानी के गड्ढे अब बड़े पूल्स बन गए थे। परेशान होकर उसने वेदर रिपोर्ट्स चेक की। वहां बारिश की वार्निंग्स, बाढ़ का खतरा और तूफान की एडवाइजरीज दिख रही थीं। उसे एहसास हुआ कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी गलत थी। भारी बारिश दोपहर में नहीं बल्कि अभी हो रही थी। आंड्रे ने तुरंत स्कूल को फोन किया और पूछा कि क्या बच्चे अभी भी केव्स में हैं। जवाब थोड़ा अनक्लियर था। करीब 40 मिनट बाद उसने फिर कॉल किया, लेकिन इस बार बाहर हालात और भी खराब हो चुके थे। बाढ़ का पानी बढ़ रहा था और स्कूल की तरफ से अब भी कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा था। उसने एक बार फिर कॉल किया, लेकिन स्कूल ने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। ऑर्गन केव के अंदर स्टूडेंट्स को ऊपर सरफेस पर क्या हो रहा है इसका कोई भी आइडिया नहीं था। उन्होंने नदी के पास से गुजरने वाला रास्ता फॉलो किया, जहां पानी कम गहरा और क्रिस्टल क्लियर था और चिकने पत्थरों पर धीरे धीरे बह रहा था। केव की वॉल्स मॉइस्चर से भरी थीं और उनके हेडलैम्प्स की रोशनी में चमक रही थीं। हवा में मिट्टी, मॉइस्चर और एंशिएंट स्टोन्स की खुशबू आ रही थी। करीब 150 मीटर अंदर जाने के बाद पैसेज दो हिस्सों में बंट गया। ग्रुप ने ऊपर वाले पैसेज का रास्ता चुना, जहां सीलिंग और ऊंची थी और ग्लोवर्म्स चट्टानों से चिपके हुए थे, नीली हरी अजीब सी लाइट फैलाते हुए जो हल्के हल्के टिमटिमा रही थी। इस नज़ारे की खूबसूरती देखकर स्टूडेंट्स एकदम खो से गए और करीब 20 मिनट तक वहीं रुके, धीरे धीरे बातें करते हुए। अब पानी, जो पहले सिर्फ उनके घुटनों तक था, तेजी से बढ़ने लगा। टीचर को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पहले जो बस पानी की हल्की आवाज थी, अब वो एक तेज बहाव की गूंज में बदल चुकी थी। बहाव हर पल और तेज होता जा रहा था। टीचर ने झुककर हाथ पानी में डाला और महसूस किया कि वाटर लेवल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। पीछे मुड़कर देखने पर एंट्रेंस अब दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पीछे का पैसेज अब बढ़ते वाटर लेवल की वजह से डूब चुका था। टीचर ने तुरंत स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए कहा। ग्रुप मेन टनल की तरफ भागा, लेकिन वाटर अब कमर तक पहुंच गया था और बेहद तेजी से फ्लो कर रहा था। केव ऐसा लग रही थी जैसे एक फनल बन गई हो, जिसमें पानी जबरदस्त ताकत से घूम रहा था। टीचर ने स्टूडेंट्स को एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ रहने को कहा। स्टूडेंट्स ने उनकी बात मानी, हाथ में हाथ डालकर पानी के बहाव के खिलाफ टिके रहने की कोशिश की। कुछ स्टूडेंट्स अपना बैलेंस खो बैठे और उनमें से एक तो नीचे फिसल गया। कर्नन सबसे खतरनाक जगह पर था, ठीक वहीं जहां पानी का सबसे तेज करंट बह रहा था। पानी ने केव के फ्लोर में एक गहरा गड्ढा बना दिया था, जो अब एक खतरनाक वर्लपूल में बदल चुका था। तेज बहाव ने करनान का बैलेंस बिगाड़ दिया और वह संभल पाता, इससे पहले ही वह गड्ढे में गिर गया। उसका आधा शरीर उसमें डूब चुका था। उसके क्लासमेट्स डर के मारे कुछ पल के लिए जम गए। फिर उनमें से एक ने हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने कर्नन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। कर्नन धीरे धीरे गहरे गड्ढे की तरफ खींचता गया। उसका शरीर पानी में घूमने लगा। जो स्टूडेंट उसे पकड़ रहा था उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बहाव इतना तेज था कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। करनान के कपड़े पानी में भीगकर इतने भारी हो गए कि वे उसे नीचे खींचने लगे। उसका दोस्त पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव और भी तेज होता गया। कुछ ही सेकंड में कर्नन का हाथ छूट गया। उसके सहपाठियों ने उसकी डरी हुई आंखें देखीं। उसका मुंह खुला था, जैसे वो चीखना चाहता हो, लेकिन आवाज पानी में दब गई। अगले ही पल वो पूरी तरह पानी के नीचे गायब हो गया। बाहर सुबह 10:35 पर इमरजेंसी कॉल किया गया। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम तुरंत एबी केव्स की ओर तेजी से पहुंची। तेज बारिश में सायरन्स की आवाज गूंज रही थी। बाहर 16 बच्चे पूरी तरह भीगे और कांपते हुए केव के एंट्रेंस पर खड़े थे, लेकिन एक स्टूडेंट गायब था। पुलिस सबसे पहले पहुंची, फिर सर्च और रेस्क्यू टीम्स ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन केव के अंदर वाटर लेवल अभी भी बहुत ज्यादा था। कई घंटों तक कुछ भी नहीं किया जा सका। शाम करीब 7 बजे वाटर लेवल धीरे धीरे कम होने लगा। रेस्क्यूअर्स ने अंदर जाकर अंडर वाटर कैमरास की मदद से केव में तलाश शुरू की। घंटों की खोज के बाद उन्हें कार्नन की बॉडी एक रॉक फॉर्मेशन के पास फंसी मिली। उसका पैर दो बड़े पत्थरों के बीच अटका हुआ था। बाहर उसका परिवार पूरे दिन इंतजार करता रहा और अब उनका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। कर्नान अब इस दुनिया में नहीं था। इस हादसे ने पूरे न्यूजीलैंड को हिला दिया। बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्कूल ने मल्टीपल वार्निंग्स मिलने के बावजूद खतरे का सही अंदाजा नहीं लगाया था। मई 2024 में वर्क सेफ न्यूजीलैंड ने स्कूल बोर्ड पर स्टूडेंट्स को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया। जुलाई 2024 में कोर्ट ने स्कूल को कर्नन के परिवार और क्लासमेट्स पर पड़े इस दर्दनाक असर के लिए $5 लाख से ज्यादा का जुर्माना भरने का आदेश दिया, यह मानते हुए कि कर्नान के परिवार और क्लासमेट्स पर इस घटना का गहरा असर हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए अपने सुझाव कमेंट्स में लिखें।